मैंने बस अपनी डिफेंस के लिए वो गन उठाई जो कि लोडेड नहीं थी। But for what we will do. छत से फेंक दिया 5वीं मंजिल से। तो 30 नाम का लड़का था, निया नाम की लड़की। You are watching गली न्यूज। स्वागत है आपका गली न्यूज इंडिया के खास न्यूज बुलेटिन में। आज हम लेकर आए हैं इस वीक की 10 बड़ी और वो अहम खबरें जो अब तक टीवी मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए नहीं पहुंचाई गई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पिस्टल गर्ल अरीबा खान को AIM ने किया सम्मानित, वालिद के बचाव में तान दी थी बंदूक। यूपी में दबंगई के कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे, मगर हरदोई से जो दबंगई का मामला सामने आया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ अरीबा खान नाम की लड़की ने जो किया उसे देखकर हर कोई सकते में आ गया। खुलेआम अरीबा खान ने जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने के लिए पिस्टल भी तान दी। जो दबंगई अरीबा खान ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन से की है उसे देख पुलिस भी हैरान है। दरअसल रविवार शाम हरदोई में अरीबा खान अपने वालिद और वालिदा के साथ गाड़ी में जा रही थी। गाड़ी CNG भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आई। मिली जानकारी के मुताबिक सेल्समैन ने परिवार से कहा कि सभी गाड़ी से बाहर आ जाएं क्योंकि गाड़ी में CNG भरी जाएगी और उस समय गाड़ी में बैठना सुरक्षित नहीं है, इससे खतरा हो सकता है। मगर परिवार ने गाड़ी से उतरने से साफ मना कर दिया। ये देख सेल्समैन ने CNG भरने से मना कर दिया। इसके बाद अरीबा खान और उसके परिवार का सेल्समैन रजनीश से झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच अरीबा खान गाड़ी में गई और पिस्टल लेकर आ गई और रजनीश के सीने पर तान दी। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अरीबा खान ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। अरीबा खान ने कहा कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो आधा अधूरा है, पूरा वीडियो दिखाइए और सच्चाई बताइए। वीडियो में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने मेरे वालिद को धमकी दी, उनके साथ बदतमीजी की थी, यहाँ तक कि हमारे परिवार को धुएं में उड़ाने की धमकी दे दी थी। मेरे वालिद और मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी के बाद सेल्फ डिफेंस में मैंने पिस्टल उसके सीने पर तान दी। वालिद की इज्जत की खातिर सेल्समैन पर पिस्तौल तानने वाली अरीबा खान की बहादुरी, हिम्मत और दिलेरी से इम्प्रेस होकर AIM की यूपी इकाई ने उनको सम्मानित किया। AIM की यूपी इकाई ने अरीबा खान से कहा कि आपने कौम का नाम सिर ऊंचा कर दिया है, आपने बहुत बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा किया है। आपने कौम के लोगों को ये बेहतरीन पैगाम दिया है कि कैसी भी स्थिति हो हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करने की जरूरत है। सितारे जमीन पर देखने गर्लफ्रेंड गौरी और बेटे आजाद के साथ पहुंचे आमिर खान, हाथों में हाथ डाले नजर आया कपल। सलमान खान ने भी ली चुटकी। आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म सितारे जमीन को लेकर सुर्खियों में है। ये फिल्म शुक्रवार 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज से पहले आमिर खान ने मुंबई में सितारे जमीन पर की खास स्क्रीनिंग रखी थी। इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारों ने हिस्सा लिया है। वहीं इस इवेंट में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्पेट थी। सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग में आमिर खान ने गौरी संग एंट्री की। इतना ही नहीं, आमिर खान और गौरी के साथ एक्टर के बेटे आजाद भी नजर आए हैं। गौरी स्पेट साड़ी में नजर आई, वहीं आमिर खान ट्रेडिशनल अंदाज में देखने को मिले। दोनों हाथों में हाथ डाले नजर आए। सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस कपल को देखकर बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया। इस बीच सलमान खान का भी एक वीडियो वायरल होने लगा। सलमान इसमें कथित रूप से आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कपिल शर्मा सलमान से कहते हैं कि आमिर भाई ने अभी अपने फैंस को इंट्रोड्यूस किया अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, वो रुक नहीं रहे, आप कर नहीं रहे। इस पर एक्टर सलमान ने जवाब देते हुए कहा, आमिर की बात ही कुछ और है, वो परफेक्शनिस्ट हैं। जब तक वो मैरिज को एकदम परफेक्ट नहीं कर लेगा, सलमान यहीं रुक जाते हैं और हंसने लगते हैं। वहीं कपिल और जनता भी हंसने लगती है। गौरी स्प्रेड पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में रही हैं, जब आमिर ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल अनाउंस किया था। तभी से गौरी चर्चा में रही हैं। गौरी बेंगलुरु से है और एक फैशन स्टाइलिस्ट और फोटोग्राफर है। उन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है। वो मुंबई में विब्लेंट सैलून की मालकिन है और अब आमिर की प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम कर रही हैं। गौरी का तमिल और आयरिश ओरिजिन का बैकग्राउंड है। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो एक 6 साल के बेटे की मां भी हैं। आमिर और गौरी के वायरल हो रहे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ईरान पर अमेरिका ने किया था हमला, यूट्यूबर ध्रुव राठी का आया था दिलचस्प रिएक्शन। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी थी कि उसके पास संभावित सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए 2 सप्ताह का समय है। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद रविवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर हमला कर दिया था। इस खबर के बीच सोशल मीडिया पर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बुरी तरह आलोचना का शिकार हो गए।
लोग ट्रंप को ये कहकर ट्रोल कर रहे थे कि ये जबरदस्ती चिपकू राष्ट्रपति के रूप में उभर रहे हैं। अमेरिका की छवि दुनिया भर में बिन बुलाए मेहमानों वाली हो गई। इस बीच लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी ट्रंप को लेकर तंज कसा था। ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के कुछ पुराने पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। ट्रंप अपने इन पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री बराक ओबामा पर निशाना साध रहे हैं। अपने पुराने पोस्ट में ट्रंप को लेकर कह रहे हैं कि अपनी साख बचाने के लिए ओबामा ईरान पर हमला करेंगे। ओबामा ईरान पर हमला करेंगे क्योंकि उन्हें बातचीत से मसले का हल निकालना नहीं आता। एक ही बात को ट्रंप ने अपने कई पोस्ट में ऐसे दोहराया है। इस पर ध्रुव राठी ने तंज कसते हुए लिखा, इस जोकर ने क्या सर्कस बना दिया है। जानकारों का मानना है कि बहुत से लोग ट्रंप के इन बयानों को शेयर करके उन्हीं की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहे हैं। क्या अमेरिका के आगे झुका मुस्लिम वर्ल्ड लीग? ईरान को धमकाने लगा, आवाम ने लिया आड़े हाथ। अमेरिका ने बीते दिनों ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया था। अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया हमला। ईरान ने इस ऑपरेशन को बरकत अल फतह नाम दिया। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। ईरान ने ऑपरेशन बरकत अल फतह के तहत अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों से खाड़ी देशों में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक कतर में स्थित अमेरिकी फौज के सैन्य बेस पर ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे बेस के आसपास जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई गई। वहीं इराक, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। इन हमलों से अमेरिका की खाड़ी क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी को सीधे तौर पर ललकारा था। ईरान के इस हमले के बाद कतर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इसे इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन बताया। इस बीच खबर आई कि मक्का में मौजूद एक इंटरनेशनल इस्लामी संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी ईरान के कतर में हमले को लेकर नाराजगी जताई थी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था, स्टेट ऑफ कतर के खिलाफ ईरान के हमले की मुस्लिम वर्ल्ड लीग कड़ी मजम्मत करता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कहा, ये हमला न केवल इस्लामिक तालीमात और बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, बल्कि दुनिया भर में इंसानियत के कानूनों का खुला उल्लंघन है। यह हमला किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का ये स्टेटमेंट आवाम को कुछ पसंद नहीं आया। आवाम ने मुस्लिम लीग को अपने ही अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। एक शख्स ने इस पर लिखा, आपने गाजा और फिलिस्तीन पर हमले होने के समय ऐसा बयान क्यों नहीं दिया? क्या वो मुस्लिम नहीं है? कयामत के दिन आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप अल्लाह के रसूल को क्या जवाब देंगे? आपको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। आप मुस्लिम वर्ल्ड लीग मुनाफिक और गद्दार हैं, शर्म करो। एक और ने लिखा, तुम सिलेक्टिव आउटरीच के एक्सपर्ट बन गए हो। जब वेस्ट बमबारी करता है तुम फुसफुसाते हो, जब साथी मुसलमान कुचले जाते हैं तुम चाय की चुस्की लेते हो, लेकिन जब ये तुम्हारे राजनीति के अनुकूल होता है तुम खोखली निंदा के साथ दहाड़ते हो। 1962 से तुमने मुसलमानों के लिए हकीकत में क्या किया है? तुम्हारी ताकत कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कहाँ है? तुम ना तो ढाल हो ना ही आवाज, तुम कठपुतलियां हो। तुम उन लोगों के लिए बेकार हो जिनके लिए तुम आवाज बनने का दावा करते हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दिलों पर भारी पड़ेगी। मुफ्ती अनस की बीवी और पूर्व अभिनेत्री सना खान की वालिदा का हुआ इंतकाल, किया गया सुपुर्दे खाक। मुफ्ती अनस ने आवाम से की अपील। फिल्मी दुनिया छोड़ चुकी सना खान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके सिर से मां का साया उठ गया है। उनकी मां सईदा खान दुनिया से रुखसत हो गई हैं। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इलाज के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। सना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। सना खान ने पोस्ट में लिखा, मेरी प्यारी माँ मिसेस सईदा अल्लाह के पास वापस चली गई। उनकी तबीयत खराब चल रही थी। 24 जून ईशा की नमाज के बाद 9:45 पर ओशिवारा कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सना ने अपने तमाम चाहने वालों से दुआ की गुजारिश की है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा, आपकी दुआएं मेरी माँ के लिए मददगार होंगी। सना खान की वालिदा के जनाजे में मुनव्वर फारूकी की वाइफ, महजबीन, इन्फ्लुएंसर जैद दरबार, मुंबई के नेता जिशान सिद्दीकी जैसे कई नामचीन लोग शामिल हुए। इस बीच मुफ्ती अनस ने मीडिया के हवाले से बड़ी बात कही है। मुफ्ती अनस ने कहा, जाहिर सी बात है वो एक औलाद है और इस तरह की औलाद है कि एक बेटी थी, भाई बहन कोई नहीं था। एक औलाद का जो हक होना चाहिए माँ बाप पर, उसने वो अदा किया है। 15-16 साल खिदमत की माँ की। असल जिंदगी अब शुरू हुई है। दुनिया में जो जिंदगी गुजारते हैं मुख्तसर जिंदगी है, असल जिंदगी मरने के बाद है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये एक इबरत है कि इंसान को मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें चाहिए कि मौत से पहले अच्छे काम कर ले। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ, मुल्क के साथ, जितना हो सके अच्छे काम कर ले। दुनिया से एक दिन जाना है, ऐसी मौत हो कि दुनिया में लोग रो रहे हो और ऊपर वाला खुश हो रहा हो। मुफ्ती अनस ने लोगों से दुआ की गुजारिश भी की है।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने पर दिलजीत पर भड़के मिक्का सिंह फेक सिंगर होने का लगाया आरोप। दिलजीत दोसांझ का आया रिएक्शन। बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार सिंगर मिक्का सिंह ने हाल ही में सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ को उनकी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 को लेकर जमकर नाराजगी जताई है। दरअसल इस फिल्म में पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया है, जिसे लेकर विवाद और नाराजगी का माहौल बन गया है। इस फैसले को देश के प्रति गैर जिम्मेदाराना बताते हुए मिक्का ने सोशल मीडिया के जरिए दिलजीत पर तीखा हमला किया है। मिक्का सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फर्जी सिंगर शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिलजीत दोसांझ पर तंज कसा। उन्होंने बिना नाम लिए सीधे निशाना साधते हुए लिखा, देश पहले। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध इन दिनों बेहद नाजुक हैं। इसके बावजूद कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं। सीमा पार के कलाकारों के साथ किसी भी तरह की कल्चरल और क्रिएटिव कोलैब से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, खासकर तब जब हमारे देश की गरिमा दांव पर हो। मिक्का ने इस बात पर भी जोर दिया कि जहां एक तरफ देश पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवाद से पीड़ित है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे समय में पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में प्रमोट कर रहे हैं, जो सही नहीं है। मिक्का सिंह ने अपने नोट में ये भी याद दिलाया कि हाल ही में फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं होने दिया गया था, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एक्टर की मौजूदगी थी। उन्होंने कहा, फवाद खान और वाणी कपूर की एक फिल्म थी जिसका हम में से कई लोगों ने विरोध किया था और फिर भी कुछ लोग अब भी मैसेज नहीं समझ पाए हैं। ये बेहद निराशाजनक है। मिक्का सिंह ने अपने नोट में ये भी आरोप लगाया कि दिलजीत दोसांझ ने भारत में कई शो की टिकटें बेचकर शो रद्द कर दिए और फैंस को बिना किसी जवाब के छोड़ दिया। उन्होंने इसे एक फर्जी सिंगर का धोखाधड़ी भरा व्यवहार बताया। मिक्का का इशारा शायद हाल ही में कैंसिल हुए दिलजीत के लाइव शोज की तरफ था, जिससे कई दर्शकों को निराशा हाथ लगी। BBC एशियन नेटवर्क के मुताबिक दिलजीत दोसांझ ने कहा है, जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन ठीक थी। जब हमने फरवरी में शूट की तब सिचुएशन ठीक थी। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। प्रोड्यूसर्स ने तय किया कि ये जाहिर तौर पर इंडिया में रिलीज नहीं होगी, तो इसे ओवरसीज रिलीज करते हैं। उनके दिमाग में था कि नुकसान तो होगा ही, क्योंकि एक टेरिटरी आप हटा रहे हैं। आगे दिलजीत ने कहा, जब मैंने फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। अब सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। वो बाहर रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। आपका इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना है, कमेंट में लिखकर बताएं। इजराइल ईरान युद्ध में सीज फायर, आयतुल्ला खामनेई की पावर के सामने झुके नेतन्याहू। ईरान ने भारत को कहा शुक्रिया। इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बाद 25 जून को सीज फायर की खबर आई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के हमलों से घबराकर लगातार अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाकर मदद की गुहार लगा रहे थे। ईरान के बड़े सैन्य कमांडर मोहसिन रजाई ने पिछले दिनों में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अब तक हमने अपनी कुल मिसाइल और सैन्य ताकत का केवल 5% ही इस्तेमाल किया है। ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जिसके जरिए हम इजराइल से 50 साल तक मुकाबला कर सकते हैं। नेतन्याहू सरकार ईरान के इस दावे के साथ खौफजदा हो गई। उन्होंने ट्रंप से मदद करने की अपील की। अमेरिका से सीज फायर कराने की अपील के बाद ईरान से गुजारिश की गई, जिसके बाद इस सीज फायर का ऐलान किया गया। ईरान ने साफ अल्फाजों में ये कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई होशियारी की गई या सीज फायर के नियमों के खिलाफ हमला किया गया तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी और इसका अंजाम इतना भयावह होगा कि इजराइल ने आज तक ऐसे हमले नहीं देखे होंगे। वहीं ट्रंप ने भी इजराइल और ईरान से सीज फायर को नहीं तोड़ने की अपील की है। ये जंग 12 दिन तक चली, जिसमें इजराइल का ईरान ने नक्शा बदल दिया। वहीं पूरी दुनिया में ताकत का दम दिखाने वाला इजराइल और अमेरिका भी पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान मिले नैतिक समर्थन के लिए भारत के लोगों और नेतृत्व का आभार जताया है। ईरानी दूतावास ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि वो भारत के स्वतंत्रता से प्रेमी और न्याय प्रिय लोगों, राजनीतिक दलों, सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं, मीडिया और नागरिक समाज के सभी वर्गों के मूल्यवान समर्थन के लिए हृदय से धन्यवाद देता है, जिन्होंने हाल के दिनों में ईरान का मजबूती से समर्थन किया। ईरान से इजराइल ने जंग के दरमियान गाजा में 870 फिलिस्तीनियों की मौत। जर्मन पत्रकार ने इजराइल के अंदर की बता दी सच्चाई। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन उधर गाजा में इजराइल लगातार जुल्म ढा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल लगातार खाना लेने जा रहे फिलिस्तीनियों पर फायरिंग कर रहा है। इसके चलते जरूरत का सामान भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। यूएन ह्यूमैनिटेरियंस ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल लगातार गाजा में फ्यूल को रोके रखता है तो और ज्यादा लोगों और बच्चों की मौत होगी। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ दुनिया जहां ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में उलझी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में पिछले 12 दिनों में 870 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को मार दिया है। फिलिस्तीन की हेल्थ अथॉरिटीज ने इस दावे की पुष्टि की है। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल फलस्तीनी लोगों की कुल मौतों की संख्या 56,077 हो गई है
और इसमें वो हजारों लोग शामिल नहीं हैं जो मलबे के नीचे फंसे हैं और जिन्हें मृत माना जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजरायली मीडिया और उनके नेता दुनिया के सामने अपने मुल्क की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उससे सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जर्मन पत्रकार सोफी वॉन डेर टेन, जो ARD के लिए इजरायल से रिपोर्टिंग करती है, उसने खुलासा किया कि इजरायल नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि ईरान ने उन्हें कितना बुरा धोया है। उनके ताकतवर सेना भी इस बात को छुपाने के लिए पत्रकारों पर दबाव बना रहे हैं। सोफी ने यह भी कहा, गाजा में रिपोर्ट करने को लेकर भी इजरायल ने बहुत सी पाबंदियां लगाई है, हमें वहां जाने नहीं दिया जाता, इसलिए हम फिलिस्तीन के पत्रकारों की मदद लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल का शख्स कैसे बना दमदार कैंडिडेट, पीएम मोदी को नेतन्याहू जैसा बताया। न्यूयॉर्क मेयर पद के प्राइमरी इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोहरान ममदानी को जीत मिल गई है। अंतिम और आधिकारिक नतीजा आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन मतगणना में वो इतने आगे हैं कि उनकी जीत तय है। उनके प्रतिद्वंदी और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने अपनी हार मान ली है। मेयर पद के लिए मुख्य चुनाव होना अभी बाकी है। प्राइमरी इलेक्शन से ये तय होता है कि पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। 33 साल के ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। उन्होंने मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्में बनाई हैं। इस चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर ममदानी को लेकर खूब चहल पहल है। वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर खूब एक्टिव है और उन्होंने न्यूयॉर्क की जनता के बीच तेजी से जगह बनाई है। जानकार मुख्य चुनाव में भी उनकी जीत की संभावना जता रहे हैं। अगर ममदानी जीतते हैं तो वो शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय अमेरिकी मेयर होंगे। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के क्वींस से विधानसभा के सदस्य हैं। उनका जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ। 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क चले गए। उनके पिता महमूद ममदानी एक मशहूर युगांडा लेखक हैं और वो भारतीय मूल के हैं। ममदानी को कई वजहों से आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इजरायल को एक यहूदी स्टेट के रूप में नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा, मैं ऐसे किसी भी राज्य का समर्थन करने में सहज नहीं हूँ जिसमें धर्म या किसी और चीज के आधार पर नागरिकता दी जाए। जिस तरह से हमारे देश में समानता है, दुनिया के हर देश में ऐसी ही समानता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए एक बयान के लिए भी उनकी आलोचना हुई। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या वो उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, तो ममदानी ने साफ कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कर दी। हाल ही में ममदानी ने अपने प्रचार के लिए हिंदी भाषा में एक वीडियो जारी किया था। ये उनके बॉलीवुड स्टाइल कैंपेन का हिस्सा है। 2 मिनट 23 सेकंड के वीडियो में ममदानी ने भारतीय मतदाताओं को संदेश दिया। इसे लेकर उनके समर्थकों ने तो उनकी प्रशंसा की, लेकिन विरोधियों ने उन पर इंडियन कार्ड खेलने का आरोप लगाया। बुर्का पहनकर घर में घुसा शख्स, शादी को लेकर विवाद हुआ, 5वीं मंजिल से धक्का मारा, आरोपी गिरफ्तार। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली के अशोकनगर इलाके में 19 साल की लड़की नेहा छत से गिर गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि उसके पिता उसे GTB अस्पताल लेकर गए हैं। पुलिस इसके बाद अस्पताल पहुंची। वहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। मामला पहली नजर में हादसा लग रहा था, लेकिन ये उस समय मर्डर केस में बदल गया जब लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को बुर्का पहने एक लड़के ने छत से फेंक दिया था। नेहा के पिता ने बताया, बेटी छत पर पानी भरने गई थी, तभी मैंने देखा कि एक युवक बुर्का पहने छत पर मौजूद था। उसका चेहरा खुला हुआ था, वो बेटी का गला दबा रहा था। मैंने उसे देखा तो वो घबरा गया और मेरी बेटी को छत से धक्का दे दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को उन्होंने दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें भी धक्का देकर भाग गया। पिता के इस बयान के बाद पुलिस ने मामले को हत्या के एंगल से देखना शुरू किया और आरोपी की तलाश में जुट गई। ज्योति नगर थाने में BNS की धारा 109(1) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए कई टीमों को तैनात किया गया था। टीम के प्रयासों के बाद 24 जून की देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान यूपी के रामपुर के टांडा के रहने वाले तौफीक के रूप में हुई है। उम्र 26 साल है। अब पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। आज तक के मुताबिक नेहा की बहन ने बताया कि तौफीक 3-4 साल से घर आता था, नेहा से राखी बंधवाता था और उसे बहन मानता था, लेकिन कुछ टाइम से वो उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। नेहा ने मना किया कि हिंदू मुस्लिम का एंगल है, शादी नहीं हो सकती। इस पर हफ्ते भर पहले उसने धमकी दी थी कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वहीं तौफीक के बड़े भाई मोहम्मद निजाम ने मामले में अलग ही कहानी बताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है, जबकि लड़की को धक्का उसके पिता ने ही दिया था। उन्होंने कहा, नेहा मेरे भाई से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी। भाई शादी करना नहीं चाहता था। वो जबरदस्ती करती थी कि हमसे शादी नहीं करोगे तो फंसवा दूंगी।
भाई कहता था कि हमारा धर्म अलग है, हमारी शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो बार बार उसे फोन करती थी। मेरा भाई बार बार फोन काटता था। मोहम्मद निजाम ने दावा किया कि लड़की के पिता ने ही उसे धक्का दिया है। तौफिक ने गिरफ्तारी से पहले उन्हें सारी बातें बताई थी। उनके मुताबिक छत पर तौफिक, नेहा और उसके पिता में खींचातानी हुई थी। पिता ने दोनों को ही धक्का दिया था, लेकिन तौफिक ने अपने आप को बचा लिया, जबकि नेहा नीचे गिर गई। नेहा की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने अंतिम यात्रा के दौरान नेहा तेरा ये बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। यहाँ तक कि माहौल देखते हुए नेहा के शव को शमशान घाट तक भारी फोर्स के बीच ले जाया गया। और ये थी इस हफ्ते की अहम टॉप 10 खबरें। अगली बुलेटिन रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहे, सुरक्षित रहे और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपने इस बुलेटिन रिपोर्ट को अपने ग्रुप में शेयर किया।